2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन कौन से तरीके के आ सकते हैं। तो अगर हम ट्रेंड देखेंगे, हर आदमी बोलता है यार यूपीएससी में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरा इंपॉर्टेंस बताया जाए कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि लोग क्या है, अफवाह फैला के रखे हुए हैं कि करंट अफेयर्स के बिना यूपीएससी क्रैक होता ही नहीं है। अरे भाई, करंट अफेयर्स के बिना यूपीएससी क्रैक नहीं होता, बात मान लेंगे। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता। अगर हम देखें प्रीलिम्स में 2018 में कितने क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चन आए थे। 2019 में कितने क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन आए थे। 2022 में कितने क्वेश्चन 20 में कितने क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन आए थे। 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे, 27। तो देखो धीरे धीरे क्या समझ आ रहा है, यहाँ जो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रहा है। लेकिन आज भी क्या है, 100 में से 25% ही करंट अफेयर्स का है। तो अगर ये बच्चे को पता ही नहीं है कि भाई 25% करंट अफेयर्स का है, वो अपने 90% टाइम करंट अफेयर्स में दे रहा है, तो ये क्या क्रैक कर पाएगा प्रीलिम्स में ही फेल हो जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब 75% जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है उसकी टेस्टिंग होती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लोग है जिसका 75% पार्ट स्ट्रांग है और ये करंट अफेयर में से अगर 12% मतलब आधा भी कर लेता है, 15 क्वेश्चन भी कर लेता है, तो उसमें ये हमारे पास सक्सेसफुल होने के चांसेस भी हैं। क्योंकि हमारे पास कट ऑफ 100-200 नहीं जा रहा है यार, कट ऑफ जो है वो 100 के नीचे ही जा रहा है ना। तो कट ऑफ हमारे पास 100 मान के चलते हैं, तो 100 आराम से लाया जा सकता है। लेकिन कब, जब स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग हुआ तब। अब स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग होने के दो तरीके हैं, या फिर आदमी बहुत बार रिवाइज करे, या फिर आदमी दूसरा तरीका है आदमी बहुत सारा क्वेश्चन बनाए। तो लोग अपना अपना होता है कि कुछ लोग को क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, कुछ लोगों को रिवाइज करने में मजा आता है, तो अपना अपना होता है। लेकिन क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा, स्टैटिक क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, बिकॉज स्टैटिक क्वेश्चन के बिना प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। और प्रीलिम्स को मैं बोलता हूँ इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट यूजलेस पार्ट ऑफ द यूपीएससी सीएससी एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2021 में 77 क्वेश्चन आए थे। अब लोग सब करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दिए, हम भी पढ़ेंगे क्योंकि रिवाइज करना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत 35% वेटेज बहुत ज़्यादा है, बट हमको क्वेश्चंस भी करने हैं स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट स्टैटिक हम लोग जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं करंट अफेयर्स से जो एक साल में रहे थे उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स जो थे न्यूज़ में थे, है ना, उसको हम एक बार में कंपाइल करके देखेंगे। तो जिससे हमारे पास क्या होगा, फैक्ट्स होंगे और आंसर हो जाएगा सॉल्व। और हम कंटेंट की देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें हमने सिलेबस वाइज डिवाइड किया कि कौन कौन से टॉपिक पूरे साल भर में चले थे। ठीक है, सबसे पहले जनरल इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर इंडिया, उसके बाद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रूपी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो हुआ था उसके अंदर, और स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट जनरल इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्सेशन की जो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी थी उसके रेफरेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जीएसटी एंड स्टेट्स। देखो भाई, दो तरीके होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी जो है करंट अफेयर्स के नाम पे हर चीज़ पढ़ते जा रहा है, और एक आदमी जो है सिलेबस को ध्यान में रख के जो जो चीज़ें आई थी उसको पढ़ते जा रहा है। कौन क्लियर कर पाएगा यार एग्ज़ाम, जो सिलेबस को देख के स्टडी कर रहा है। कि एग्ज़ाम की डिमांड ये है कि आपको सिलेबस देखना है और वही आपके बाद में काम आने वाली है, वही आपको चाहता है एग्जामिनर कि आप उसको जाने कम से कम। तो फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन में क्या देखेंगे, जीएसटी और स्टेट के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सेक्टर की। और जो मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, बैंकिंग की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन के रेफरेंस में बात करेंगे, मतलब बिटकॉइन का सब्स्टिट्यूट है ये, और डिजिटल लैंडिंग की बात करेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में हम बात करेंगे द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, डाटा लोकलाइजेशन की बात करेंगे, स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न की बात करेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात करेंगे, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल्स की बात करेंगे, एनएसएसी की बात करेंगे। उसके सब कॉर्पोरेट्स में हो गया। कॉर्पोरेट के बाद फाइनेंशियल मार्केट जो कि हम लोग बॉन्ड शेयर इस सब से नाम से जानते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम किसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में विल टॉक अबाउट दी फ्रंट रनिंग, राइजिंग बॉन्ड यील्ड, एंकर इन्वेस्टर्स एंड एनएससी कोलोकेशन केस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर्स की, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई। हम लोग सोचा क्यों कर रहे हैं यार, पहले बताओ, हम लोग बाकी सब्जेक्ट के अलावा इकोनॉमिक्स को क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जितने, सपोज मैंने मान लिया इकोनॉमिक्स के अगर यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से हम 18 क्वेश्चन लगभग वो होते हैं जो कि किस में होते हैं, करंट अफेयर्स में होते हैं। तो जो 27 आपने देखा था जिसमें करंट अफेयर्स आता है, इसमें 27 में से 18 लगभग मैंने मान लिया किसकी, इकोनॉमिक्स की। बाकी बचे कितने यहाँ पे, 7 2 9, तो 9 में से यहाँ पे कुछ पार्ट हो जाएगा यहाँ पे पॉलिटी का, कुछ पार्ट यहाँ पे हो जाएगा जियोग्राफी का, कुछ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी का। बट जो करंट अफेयर में मोस्ट पार्ट जो बल्क बनाता है करंट अफेयर्स का, वो बनाता है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। एक्सटर्नल सेक्टर में हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई एंड एफपीआई की, इज एफसीआरए नॉर्म्स। एफसीआरए हमने बात की थी, एफसीआरए का मतलब क्या है, यहाँ पे एफसीआरए का मतलब क्या है,
तो यहाँ पे हम एफसीआर का मतलब समझ रहे थे, एफसीआर मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके नॉर्म्स की बात करेंगे एंड ब्लैक स्वान इवेंट की बात करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अंदर हम फार्म एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, क्रॉप लोन्स, पैडी सोइंग टेक्निक्स, वीट एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर एक्सपोर्ट्स, कुकिंग ऑयल प्राइस कैश की बात करेंगे। पर्पल रेवोल्यूशन क्या है ये बात करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, पीएम फसल बीमा योजना की बात करेंगे, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिगार्ड टू फिशिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, एंड न्यूज़ अबाउट द राइज इन दी मिल्क प्राइजेस। उसके बाद मिलेट्स क्रॉप इन इंडिया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करेंगे, स्क्रैपिंग द डिकेड ओल्ड कॉफ़ी एक्ट की बात करेंगे। नाउ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वी विल टॉक अबाउट एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर में डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है इसकी बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रेलवेज़ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑयल एंड गैस की बात करेंगे, टेलीकॉम एंड 5G की बात करेंगे। मिसलेनियस के अंदर कुछ हैं जैसे कि नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, डच डिसीज़ है एंड रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सेक्टर की। हाँ, यहाँ पे कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सेक्टर्स की। सो मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सेक्टर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो रेट में हम बात करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ 50 बेस हाइक इन द रेपो रेट टू 5.4% इन अगस्त 2022, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू। ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आया था, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब डिटेल में देखते हैं कि हाँ की जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्यों हुआ था। ड्यू टू द रिसेंट हाइक द कम्युलेटिव रेट हाइक ओवर द लास्ट 3 मंथ इज़ 140 बेसिस पॉइंट। ठीक है, अभी जो 50% बेस पॉइंट हाइक हुआ उसकी वजह से 140 टोटल हाइक हुआ। द डिसीजन बाय द RBI हैज़ टेकन अगेंस्ट द एलिवेटेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसा डिसीजन क्यों लिया RBI ने, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये डिसीजन कौन लेता है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्ट्रेस दैट सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन कुड डीस्टेबलाइज्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड हार्म ग्रोथ इन दी मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के अंदर जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो हार्म करेगा, है ना, ग्रोथ को। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेस पॉइंट को हाइक कर रहे हैं रेपो रेट की। अकॉर्डिंग टू द MPC दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाई 50 पॉइंट्स टू 5.4%। अब कितना हो गया टोटल, रेपो रेट 5.4% हो गया। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। इसमें क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक RBI जो है वो पैसा देता है, किसको देता है, पैसा जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको देता है, और जिस ब्याज दर पे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेस एग्रीमेंट, मतलब रीपर्चेस होगा। रीपर्चेस कौन करेगा यार, RBI वापस रीपर्चेस कर लेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। एंड बैंक अवेल लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बैंक अवेल लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बैंक अवेल लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग एलिजिबल सिक्योरिटीज़। जो बैंक्स थे, ठीक है ना, जो बैंक्स थे, सपोज मैं मान लिया कि ये बैंक है, ये जो बैंक है इसको वापस देना पड़ेगा। ये देखो ये क्या होता है, जैसे अपने पास ये RBI है, RBI ने बैंक को पैसा दिया रेपो रेट पे, तो जो बैंक होता है ना वो भी इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कुछ कोलेटरल प्रोवाइड करता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक विल बी मेड टू रीपर्चेस द सिक्योरिटीज़ एट अ प्राइस दैट इज़ प्रीडिटरमाइंड। मतलब जो रेपो रेट है उस रेपो रेट पे ही क्या करेगा, बैंक को लोन देगा RBI। दिस इज़ डन व्हेन बैंक फेस अ शॉर्टेज ऑफ फंड और नीड टू मेंटेन लिक्विडिटी। ये कब करता है भाई RBI, मतलब जो बैंक है तब कब लेते हैं पैसा RBI से, तब लेते हैं जब उनके पास पैसा कमी हो जाती है। सो व्हेन दे हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स, मेंटेन नहीं कर पा रहा लिक्विडिटी को, इसलिए। उसके बाद हम बात करेंगे RBI यूज़ द रेपो रेट टू कंट्रोल व्हाट, RBI यूज़ द रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है RBI, इस्तेमाल करती है किसको, रेपो रेट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, की पॉइंट्स जो हैं ये सब डाटा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी क्या है रेपो रेट ये 5.4%, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सबका जो बकवास चीज़ें हैं, क्वार्टर में क्या ये सब पूछा नहीं था प्रीलिम्स में, ये है इंपॉर्टेंट ये है कि देखो भाई सबसे ज़्यादा क्या होता है रेपो रेट में, जी हमको ऑर्डर पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे रेपो रेट सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेपो रेट होता है। उसके बाद क्या होता है, बैंक रेट होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट होता है। सबसे कम क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
ठीक है। रेपो रेट जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ मतलब बैंक रेट जो होता है ना, सॉरी देखो रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। रेपो रेट जो होता है ना बहुत कम समय के लिए होता है और बैंक रेट थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है, इसीलिए बैंक रेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है और रेपो रेट में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। और रिवर्स रेपो मतलब क्या समझ रहे हैं हम, आरबीआई ने पैसा दिया किसको, आरबीआई ने पैसा दिया बैंक को, तो जिस रेट पे दिया उसको क्या हमने क्या बोला, जिस रेट पे दिया उसको हमने क्या बोला, उसको बोला रेपो रेट। ठीक है, इसको बोला रेपो रेट। और कभी कभी बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या करती है बैंक, क्या करती है यहाँ पे पैसा उसको रख देती है बैंक को, भाई बैंक के पास पैसा रखा है तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो सोचते हैं कि इसको पैसा कुछ इस्तेमाल किया जाए, इसको आरबीआई को दे दिया जाए। ठीक है, तो आरबीआई उसका बहुत सा इस्तेमाल कर लेती है ना, इसके लिए यहाँ पे जब आरबीआई को देता है बैंक रखने के लिए पैसा, तो भी क्या है इसको तो फ़ायदा देना पड़ेगा आरबीआई को, बैंक को नहीं तो कैसे रखेगा भाई। तो इस जिस रेट पे बैंक रखते हैं बैंक रखते हैं आरबीआई के साथ अपना पैसा, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई बहुत चालाक है, बोलती है भाई जब मैं फ़ायदा लूँगा तो ज़्यादा लूँगा और बैंक तुमको जब फ़ायदा दूंगा तो बहुत कम दूंगा, इसीलिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कम होता है। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पे 4th नंबर पे क्या आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, और 3rd नंबर पे क्या आ जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट लगभग कभी कभी सेम होते हैं, बट अभी यहाँ पे सेम नहीं है ना, मतलब बैंक रेट ज़्यादा बड़ा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। ओके, तो यहाँ पे रेपो रेट, फिर बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और सबसे कम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे जब ऑर्डर मैनेज करना है तो सबसे कम क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, सबसे क्या हो जाएगा, रेपो रेट। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं क्या है अपने पास। ये हो गया अपने पास रेपो रेट। रेपो रेट ये हम बात करेंगे बैड बैंक्स की। उसके बाद हमने बात कर ली मॉनेटरी पॉलिसी की, और मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सेक्टर के अंदर दूसरा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग का, और बैंकिंग में हम बात करेंगे बैड बैंक्स की। तो बैड बैंक्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर थी मैडम, उन्होंने रिव्यू किया द प्रोसेस इन सेटिंग अप द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, NARCL। NARCL क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज बैड बैंक्स। बैड बैंक मतलब ऐसा बैंक, कैसा बैंक, ऐसा बैंक जो कि क्या करता है, जो दूसरे बैंक के साथ NPAs हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ठीक है ना, जो बैंक के साथ NPAs हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनका क्या करता है, ओके, जो NPAs हैं मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो कि बैंक के पास बढ़ते जा रहे हैं, जो कि ओवर 500 करोड़ हो चुके हैं, इसको कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, ओके, इसको कम करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, NARCL का स्थापना की, मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं, बैड बैंक्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं, बैड बैंक्स। जो कि क्या करती है, बैड बैंक क्या करते हैं, जो बैंक्स जिनके पास NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसे लोन्स जो कि लोग अपना पैसा जो लोन दिए हुए हैं उन लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो उनको क्या करती है, बैड बैंक्स अपने ऊपर ले लेती है। ओके, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, द इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन इंडिया, बैड लोन्स, ऐसे लोन्स जो कि परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहे हैं। बैड लोन्स हैव बीन अ पेरिनियल प्रॉब्लम इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द फिगर रिलीज्ड बाय RBI, द टोटल राइज ऑफ बैड लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ यूनियन बैंक एट अ ग्रॉस लेवल वाज अराउंड 9 लाख करोड़ एज March 31, 2020। इतना ज़्यादा हमारे पास बैड लोन्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक से। और कोविड-19 पेंडेमिक ने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया। सो कोविड-19 पेंडेमिक ट्रिगर्ड लॉकडाउन एंड सब्सिक्वेंट मोराटोरियम एक्सटेंडेड टू बोरोवर्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ओनली वर्सेंड द क्राइसिस। बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ गया। तो बैड बैंक्स क्या होते हैं, बैड बैंक इज़ अ फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे एंटिटी है जो कि क्या करती है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो क्या कर रही है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या कर रही है, बाई कर रही है। मतलब क्या समझ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, जो कि जो लोन्स अपना पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करती है, ये खरीद लेती है।
ओके, और बैड लोन्स को ये खरीद लेती है। द बैड बैंक हेल्प टेक बैड लोन्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द स्ट्रेस्ड बैंक, जो स्ट्रेस्ड बैंक है उसके बैलेंस शीट से वो बैड लोन को बाहर निकाल लेती है। द बैड बैंक में फर्दर ट्राई टू रीस्ट्रक्चर एंड सेल द एनपीए टू इन्वेस्टर हु माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेसिंग इट। और ये जो भाई देखो, सपोज मैंने किसी और के दर्द अपने ऊपर ले लिए, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, दर्द कम हो कैसे भी तरह से, तो कैसे कम करेंगे, जो एनपीएस हैं जो कि दूसरे बैंक के दर्द हैं, और मैं क्या हूँ, सपोज मैं मान लिया कि मैं एक बैड बैंक हूँ, मतलब बैड बैंक मतलब ऐसा बैंक जो कि इसको बैड बैंक का मतलब समझो भाई, बैड बैंक का मतलब बता देता हूँ। बैड बैंक का मतलब NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। NARCL मतलब बैड बैंक, तो मैं NARCL हूँ, मैं बैड बैंक हूँ, मैं दूसरे का एनपीए को खुद ले लेता हूँ। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि भाई मैं दूसरे का दर्द को छोड़ के अपना दर्द ले लूँ, दूसरे का दर्द लेके अपना दर्द नहीं ले चाहता, कोई आदमी दर्द लेना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, उस एनपीए को इन्वेस्टर्स को बेच दूंगा। सपोज भाई 10 करोड़ है, उसका कोई बेच नहीं रहा है, मतलब कोई 10 करोड़ दे नहीं रहा है, 10 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ नहीं दे रहा, तो मैं बोलूँगा इन्वेस्टर को कि देख भाई ऐसे भी इसको दे नहीं रहा है, तो एक काम कर इन्वेस्टर इसको जाकर 50 करोड़ लेके आ जाए इसके पास से, मतलब 5 करोड़ लेके आ जाए कम से कम, भाई 5 करोड़ कम से कम मेरा फायदा हो जाएगा। और मैं कैसे खरीदूंगा भाई एनपीए को, मैं जो कोई भी बैंक है जो कि एनपीए दिया है उसको मैं 3 करोड़ में खरीदे रहूँगा, और मैं 5 करोड़ में जब उसको बेचूंगा तो मेरा 2 करोड़ का फायदा हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं बैड बैंक्स। ओके, तो उसका ही फायदा, बैंक का ही फायदा और मेरा भी फायदा, सबका फायदा पे चलता है इकोनॉमिक्स। The Finance Ministry in the Union Budget 2020-21 announced that the center proposed to set up a asset reconstruction company that is bad bank to acquire bad loans from bank. ओके, उसके बाद हमने बोला कि हाउ डज इट वर्क, मैंने बता दिया ना कैसे वर्क करता है। बैंक विल बी एबल टू डिमार्केट देयर एसेट इनटू गुड्स एसेट एंड टॉक्सिक और बैड एसेट। गुड एसेट आर वंस इन विच लोन्स आर रेपिड एज पर शेड्यूल, और लोन्स आर रिपेड एज पर शेड्यूल, मतलब जिसमें लोन पे कर दिया भाई, मतलब 10 तारीख को पे करना, 10 तारीख को पे कर दिया उसने, तो दिस इज व्हाट वी कॉल गुड एसेट, है ना। एंड डिफॉल्टेड वंस आर क्लासिफाइड एज टॉक्सिक, मतलब 10 तारीख को पे करना, 10 तारीख को पे नहीं किया, तो इट इज व्हाट वी कॉल डिफॉल्टेड एसेट्स, डिफॉल्टेड वंस। और टॉक्सिक एसेट्स, टॉक्सिक एसेट कैन बी रिमूव फ्रॉम द बैंक बुक एंड ट्रांसफर टू द बैड बैंक। तो जो बैड बैंक है कौन सा एसेट को लेती है, क्या वो सारे लोन्स को ले लेती है अपने ऊपर, नहीं, वो ऐसे लोन्स को लेती है जिसको टॉक्सिक एसेट्स कहते हैं। टॉक्सिक एसेट किसको बोलते हैं, टॉक्सिक एसेट आर दैट लोन्स विच आर नॉट पेड एज पर द शेड्यूल। ओके, hence the bank will clean up and reduce their exposure to risky asset, जिससे क्या होगा, बैंक को टेंशन नहीं होगा और वो बैड बैंक का टेंशन हो जाएगा। Now, bad bank will absorb all toxic asset of bank at a price below the book value of these loans. अब देखो भाई, ऐसा तो नहीं है कि जो बैड बैंक है वो समाज सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए, जो भी चला रहा है उसको। तो ऐसा है कि देखो जो बैड बैंक, सपोज 1 करोड़ का लोन, मैंने बात की थी अभी भी, फिर बोलता हूँ, जो बैड बैंक है वो जो लोन है उसको कम पैसे में लेता है। सपोज कोई भी बैंक दिया है किसी आदमी ए को 10 करोड़ का लोन दी है, अब वो आदमी 10 करोड़ का 10 करोड़ 1 रुपया नहीं दे रहा है, तो बैड बैंक, जो कोई बैंक हो क्या बोलती है बैड बैंक को, देख भाई तू मेरे से 2 करोड़ मिले जाए इस लोन को, और तू चाहता है, तू मतलब तू तेरे पास दम है, तो जो आदमी पैसा नहीं दे रहा 10 करोड़ उसको तू निकाल के दिखा, निकाल ले, जो फायदा हुआ तेरा, ऐसा बोलती है बैड बैंक, मतलब ऐसा बोलती है नॉर्मल बैंक बैड बैंक को। ठीक है, तो बैड बैंक बोलता है यार ठीक है मैं निकाल के देखता हूँ, निकल गया तो फायदा है, नहीं तो नुकसान में चलेंगे, किसी से तो फायदा होगा, 100 में से 50 में नुकसान हुआ तो क्या 50 में फायदा होगा, ले दे के फायदा होगा, हो गया तो काम चल गया अपना। Bad bank will absorb all toxic asset of the bank at a price below the book value of this loan। याद रखना ये प्राइस बिलो दी बुक वैल्यू, इसका मतलब समझाया था मैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बैड बैंक स्ट्रक्चर। बैड बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है इसकी बात करते हैं। 2 टायर स्ट्रक्चर होता है बैड बैंक का, ठीक है ना, टायर 1 एंड टायर 2। ठीक है, तो जो टायर 1 स्ट्रक्चर होता है, देयर विल बी एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जो कि गवर्नमेंट चलाएगी, जिसको कौन चलाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी। ओके, एंड विच विल बाय द बैड लोन्स फ्रॉम बैंक एंड इशू सिक्योरिटी रिसिप्ट टू द, ठीक है ना, किसको सिक्योरिटी रिसिप्ट देगी, बैंक जो है जिससे लिया है लोन्स उसको। एज पर RBI गाइडलाइंस ARC विल होल्ड सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफ 15%। सिक्योरिटी रिसिप्ट जो होगी कितना परसेंट है, 15%। बैंक विल गेट 15% ऑफ द कैश एंड विल होल्ड 85% ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट, हैंस इट इज कॉल्ड एज 15:85 स्ट्रक्चर। बैंक अपने पास कितना रिसिप्ट रखेगा, 15%, बाकी जो होगा सिक्योरिटी के फॉर्म में दे देंगे, मतलब 15% जो होगा कैश के फॉर्म में दे देंगे इसको, और बाकी का जो होगा 85% इसको सिक्योरिटी के फॉर्म में देंगे कि हाँ बाद में दे दूंगा तेरे को। दिस इज व्हाट बैड बैंक इज कॉल्ड एज 15:85 स्ट्रक्चर। और टायर 2 जो होता है, टायर 2 जो होता है वो कैसे होता है,
देयर विल बी एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी। जो अपने पास कोई भी बैड बैंक है, दो तरीके से काम कर, दो स्ट्रक्चर में काम कर, जो स्ट्रक्चर में वो काम करता है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देयर विल बी एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड देयर विल बी एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी इट इज रन बाय बोथ द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट, है ना। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, MBA किए होते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं, वो इसको चलाते हैं। तो यही दो टॉपिक अभी देखा हमने, एक रेपो रेट देखा और एक हमने बैड बैंक्स देखे जो कि इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू प्रीलिम्स